हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए, ये आपके सिलेबस का यूनिट सेकंड है, जिसमें कि आप सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करेंगे तो आपका ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से हो पाएंगी। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास कई मेल आए थे जब मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था। क्या आया था कि जैसे मैंने वो क्लास ली थी तो उसमें कई लोग ऐसे थे, मैंने आपको बोला था कि आपको इसके बाद एनसीईआरटी ज़रूर रीड करनी है, बट कुछ ऐसी हाउसवाइफ हैं या फिर कुछ ऐसे वर्किंग पर्सनस हैं जो कि अपने काम को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है उनके पास। तो इसीलिए कई लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ाया जाए। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम अपने नोट्स से एक या 2-3 मैराथन ले लेंगे ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए। एनसीईआरटी से ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम एनसीईआरटी, जिनके पास टाइम नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने का, क्योंकि आप जानते हैं एक एक चैप्टर आपका 20-20, 25-25 पेजेस का है, ठीक है, तो वो अपने आप में टाइम टेकिंग है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना, जो बेचारे मतलब वर्किंग है या हाउस वाइफ हैं। तो बेसिकली हम आज से जो शुरू करेंगे वो करेंगे कि मैं पहले आपके हाईलाइट कर लिया करूँगी कोई भी चैप्टर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिर हम पढ़ा करेंगे। और देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जितनी भी वीडियोस आपकी चलती हैं ये सब प्रीमियम पे चलती हैं, तो आप लोगों से बस मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप इतना इनिशिएटिव मेरे लिए लेंगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको पता नहीं है शायद कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, 2-3 बुक्स को रेफ़र करना पड़ता है, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा, ताकि मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि ये चीज़ें थोड़ा सा आप भी समझिए कि मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को ईजी वे में आपके लिए लेके आना, ठीक है। और एक चीज़ और, देखिए, ये 20-25 पेजों की जो आपकी मेहनत में बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। इस चीज़ को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मेरी मेहनत मतलब एक कहते हैं ना, मेहनत का फल ज़रूर दिया करें, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मैं भी एक तरीके से, आप सोचिए कि मैं भी सीख ही रही हूँ, और एक टीचर है ना, कभी भी पूर्ण नहीं होता, ठीक है। वो पूर्ण कब बनेगा, कभी पूरी ज़िंदगी में कभी पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कई बार गलती हो जाती है कोई चीज़ तो आप लोग करेक्ट कर दीजिए। मैं उस पर कभी वो नहीं कहती कि हाँ मेरे से गलती नहीं हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ ना, हो सकता है गलती हो जाए। तो आज क्लास बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी। तो फाइनली हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं हमने आज लंबी क्लास ले ली, बट ठीक है, कभी कभी चल जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मेरे थोड़ा खांसी की दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से मैं क्लास 2 दिन आपकी नहीं ले पाई, बट बीच में अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे कंट्रोल किया जा सके, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा मेरी आवाज़ के साथ। और बाकी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पढ़ा था उसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्रांति और आंदोलन, ठीक है, दोनों ही में ही डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन दोनों के ही पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, यानी कि एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है। कोई भी परिवर्तन एकदम नहीं आता, ठीक है। कोई भी क्रांति कह लीजिए या फिर कोई भी आंदोलन, किसी भी तरीके की कोई भी विचारधारा एकदम जन्म लेने के लिए भी उसे कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम इसी बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में यूनिट 1 में दे रखा है समाजवाद की स्थापना, ठीक है, यूरोप में समाजवाद की स्थापना, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए दे रखी है कि रूसी क्रांति होने से पहले
कि पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पृष्ठभूमि ही हमें बताएगी कि रूसी क्रांति होने के एक्चुअल फैक्टर्स क्या थे, या फिर कह लीजिए कॉजेज़ क्या थे या कारण क्या थे। क्यों? क्योंकि अगर हमें क्रांति के बारे में जानना है तो हमें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी कई चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व स्तर पर तीन विचारों को फैलाया था। कौन कौन से थे? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। इन तीन विचारों को इस तरीके से फ्रांस की क्रांति में फैलाया गया कि विश्व स्तर पर इसका असर देखा जा सकता था। अब यहाँ पर से हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होता है, जिसमें कि हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तनों का युग। अब फ्रांसीसी क्रांति तो हो गई, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के होने के बाद जो विश्व स्तर पर परिवर्तन आ रहे थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विश्व स्तर में क्या परिवर्तन आ रहे थे, सबसे पहले जान लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तनों की संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी तक लोगों को क्या लग रहा था कि हमें राजतंत्र से छुटकारा नहीं मिल सकता, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति थी जो पहली ऐसी क्रांति थी जिसमें लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा कर दी थी, एक विचार पैदा कर दिया था कि हम भी परिवर्तन ला सकते हैं, और इन संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। यानी कि इन संभावनाओं, जो लोगों के विचार थे, अब लोगों को लग रहा था कि हाँ, हम भी एक राजतंत्र से छुटकारा पा सकते हैं, संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग जो फोकस कीजिएगा वो हाईलाइट पे भी कीजिएगा। दूसरी चीज़, मेरे शब्दों पे बहुत ध्यान दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि शब्दों पे से आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि समाज में जो ये एक शासन व्यवस्था थी, इस शासन व्यवस्था को हटाने के लिए, या फिर कह लीजिए जो फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन लाने की जो संभावनाएं स्थापित कर दी थी, अब जो यूरोप था उसमें तीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी। अब ये कौन कौन सी विचारधाराएं थी? पहली थी हमारी रेडिकल यानी कि कंजर्वेटिव्स, दूसरी थी उदारवादी यानी कि लिबरल, तीसरी थी परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल। अब ये तीनों विचारधाराएं जो थी, ठीक है, ये अपने आप में ही कह लीजिए अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इन तीनों में आपस में। ठीक है, आप कोई भी तीन आप घर में देख लीजिए। ठीक है, आपके अगर घर में तीन अलग अलग विचारधारा वाले लोग होंगे ना, तो कई भी उनके माइंडसेट है ना एक नहीं हो सकते। दूसरा किसी और चीज़ की डिमांड करेगा, तीसरा किसी और की, चौथा किसी और की। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर भी यूरोप का जो समाज था, यूरोप के समाज में भी तीन विचारधाराओं ने जन्म ले लिया था। अब जो रेडिकल थे यानी कि जो रूढ़िवादी थे यानी कि कंजर्वेटिव जो थे, वो क्या थे? उन्होंने उदारवादी और परिवर्तनवादी, ठीक है, दोनों का ही विरोध करना चाहा। ठीक है, दोनों का ही विरोध करते थे। दूसरी चीज़ इनकी क्या थी कि ये अतीत को बहुत महत्व देते थे। अतीत को क्यों महत्व देते थे? कि अतीत को ये इसलिए महत्व देते थे क्योंकि ये इनका मानना था कि अतीत से ही हम सीखते हैं और अतीत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तीसरी चीज़, ये जो इनका जो विश्वास था, ये परिवर्तनों को स्वीकारते नहीं थे, पहली चीज़। आप देखिए, लेकिन ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने परिवर्तनों को बिल्कुल मना कर दिया कि परिवर्तन हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन। लेकिन जब 19वीं सदी आई तो 19वीं सदी के आते आते कई चीज़ें इन लोगों को भी समझ आने लगी कि परिवर्तन की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर ये ज़्यादा वो करेंगे तो लोग इन्हें भी निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या हुआ कि परिवर्तनों की इन्होंने 19वीं सदी के दौर में इन्होंने परिवर्तनों को, बदलावों को कहा तो माना तो, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि परिवर्तन या कह लीजिए बदलाव आप करिए, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया को धीमा रखिए। ठीक है, अब धीमा रखने की बात इसलिए कही गई कि एकदम से अमूलचूल परिवर्तन ना हो। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि उदारवादी और परिवर्तनवादी ये लोग अब मतलब किसी भी तरीके से परिवर्तन ला के रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, मैं पढ़ के बता देती हूँ। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, इसे लिख लीजिएगा। देखिए,
एनसीईआरटी मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए आपको बताती हूँ ना कि अगर आपने 2018 वाला, ठीक है, 2018 वाला डीएसएसबी का एक प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो अगर आपने 2018 वाला डीएसएसबी का पेपर देखा होगा तो उसमें ना डायरेक्टली अभी मैं आपको शो कर दूंगी, एक क्वेश्चन आया था कि रूसी क्रांति के समय महिलाओं की स्थिति कह लीजिए या फिर कुछ परसेंटेज से नंबर क्वेश्चन आया था कि उनकी परसेंटेज क्या थी, भागीदारी कितनी थी। अब वो कोई इतना डीपली थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ता है, ठीक है, तो ध्यान दिया नहीं बच्चों ने। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो इसे ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा थोड़ा सा साइड में, ठीक है। इससे क्या है कि आपको एक एक लाइन प्रॉपर पता चलेगी। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। अब जैसे कि ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये जो उदारवादी थे ये अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं होता। आप ये चीज़ याद रखिए कि उदारवादी हर तरीके से लोगों के पक्ष में थे, लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो मैंने आपको बताया। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। देखिए अब ये क्या कहते थे, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना चाहते थे। यहाँ पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया ना कि लोकतंत्रवादी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं करते थे। ये जो वोट का अधिकार था उनके, ये कहते थे केवल संपत्तिधारियों को ही केवल वोट देने का अधिकार हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके विपरीत थे रेडिकल। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ और एक्सप्लेन करते करते सारी चीज़ें देखिए, जैसे कि ये जो लोग थे रेडिकल यानी कि परिवर्तनवादी, ठीक है, ये याद रखिए यहाँ पर परिवर्तनवादी हैं। तो इनका मुख्य विचार क्या था, ये बहुमत पर आधारित सरकार की मांग कर रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो बड़े बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति थे ना, उनके विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, ठीक है, उनके विशेषाधिकारों का विरोध करते थे। दूसरी लेकिन निजी संपत्तियों का विरोध नहीं करते थे, ये याद रखिए, निजी संपत्तियों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। यानी कि ये कहते थे निजी संपत्ति को बुरा नहीं मानते थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाए इसका विरोध ज़रूर करते थे, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि असेसन और रीजनिंग वाले अगर क्वेश्चन आपके पास आ गए तो यहीं से ही आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ना सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इन चीज़ों को अगर ध्यान से पढ़ के जाएंगे, और बाकी जब भी मैं आपसे प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रखूं, ठीक है, ताकि आपके लिए चीज़ों को डील करना आसान हो सके, ठीक है। इसके बाद बात करें रूढ़िवादी तबके, रेडिकल और उदारवादी, ठीक है। रूढ़िवादी जो थे वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। लेकिन 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तनों के विचार का विरोध करते थे। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये जो लोग थे परिवर्तनों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी के आते आते इन्होंने कुछ चीज़ों में परिवर्तनों की आवश्यकता खुद महसूस करी थी, ठीक है। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान हो और जो चीज़ें अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो वो धीरे धीरे किया जाए, ना कि एकदम ही से ही परिवर्तन हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो बैकग्राउंड था ना, ये जो विचारधाराएं थी, ये विचारधारा ही आगे चलकर रूसी क्रांति का एक तरीके से रूप लेने वाली थी। क्यों? क्योंकि ये जो उथल पुथल मच गई थी ना समाज में, ये समाज की जो स्थिति थी, अब इसमें क्रांति की संभावनाएं उत्पन्न होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक विचारधारा कहीं ना कहीं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपनी जो विचारधारा है, उसे फैलाने की कोशिश कर रहे थे,
अब इसी के साथ है ना कुछ और परिवर्तन समाज में हो रहे थे, जैसे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि औद्योगिकरण के कारण क्या क्या चीज़ें हो रही थी और समाज में इनके कारण क्या परिवर्तन हो रहे थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया था। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी। पाली का मतलब यहाँ शिफ्ट से है। ठीक है, मतलब शिफ्ट बहुत लंबी हुआ करती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। अब देखिए, किसी भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम किसी भी आंदोलन या फिर किसी भी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं उस समय क्या थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठभूमि में आपको समस्याओं का, अब यहाँ पर बेरोजगारी की जो ये समस्या थी, ठीक है, यहीं से बढ़ेगी दूसरी समस्या जो कि जीवन पे संकट की थी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास कारोबार नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो आप अपने जीवन के लिए ही एक तरीके से मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा पॉइंट था कि रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि में, कि बेरोजगारी, औद्योगिकरण के कारण एक तो लोगों के काम चले गए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग हाथ से काम करते थे। अब यहाँ मशीनों का दौर था, तो मशीनों के दौर आने की वजह से कई चीज़ें चेंज हुई, जैसे कि मशीन, जहाँ एक आदमी एक का काम करता था, वहाँ मशीन 10 का काम कर लेती थी। तो ये सारी चीज़ें ना अर्थव्यवस्था को इतना ज़्यादा खोखला कर रही थी ना कि इसे क्रांति का रूप लेना ही पड़ा। ठीक है, अब एक और चीज़ थी कि जो औद्योगिकरण के जो उत्पाद थे, या फिर कह लीजिए जो सामान मशीनों द्वारा बनाया जाता था, उसमें भी गिरावट अगर आ जाती थी तो वो समस्या और बड़ी हो जाती थी, क्योंकि फिर वो और ज़्यादा बेरोजगारी का सामना लोगों को करना पड़ता था। ठीक है, शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ने ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करी। अब देखिए, शहरों में एक तो लोग पलायन कर रहे थे, दूसरी चीज़, पलायन तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पलायन करने के लिए उनके पास कई संसाधन मौजूद नहीं थे। लोग जब एक जगह पे ही ज़्यादा लोग रहेंगे तो साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें भी एक समस्या का कारण बनती जा रही थी। तो इसी का सोल्यूशन कैसे निकाला गया कि रेडिकल और जो उदारवादी थे, इन लोगों ने सोचा कि हम किसी भी तरीके से इनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें ताकि ये अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। लेकिन इसके पीछे भी इनका अपना एक मोटिव था। वो क्या था, अब बता देती हूँ। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। ठीक है, बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जनजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी कि इनका क्या मोटिव था कि किसी भी तरीके से अपने बेनिफिट को ध्यान में रख रहे थे, लेकिन ये चीज़ें लोगों के लिए भी यूज़फुल होने वाली थी, क्योंकि अगर पढ़ाई को महत्व दिया जाता, लोगों के स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता, तो कहीं ना कहीं लोगों का जीवन यापन बेहतर होता इससे। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, यूरोप में 1815 में जिस तरह से सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे थे। अब यहाँ पर चीज़ें देखिए, अब राजा के ऊपर ही चीज़ें आती जा रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ख़राब होती जा रही थी, स्थितियाँ ख़राब होती जा रही थी लोगों के लिए। ठीक है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। अब आप एक चीज़ देखिए कि समान अधिकार प्राप्त हो, सभी के अधिकारों का समान कहने की ये बात कर रहे थे। ठीक है, 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी, देखिए ये मेज़नी जो है ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची तथा भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी
उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। अब यह यहाँ का है ना एक राइटर था मेजनी, ठीक है। अब इसने क्या करा कि यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसने क्या करा कि राजा के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू करी। लेकिन एक आम आदमी राजा के खिलाफ इतनी ईजिली कोई चीज़ नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर लेकिन इसका असर बहुत पड़ रहा था यूरोप की लोगों पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद का आना। अब देखिए यहाँ पर अभी तक तो हम 3 विचारधाराओं के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन समाजवादी एक ऐसी विचारधारा थी जिसने कि कह लीजिए जो दृष्टि थी ना लोगों की, यानी कि कह लीजिए जो देखने का नज़रिया था वही पलट डाला था। अब कैसे पलट रहा था वो देख लीजिए। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की इस व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे वह दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है। वह उसके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। अब देखिए समाजवादी जो लोग थे यहाँ पर वो क्या चाहते थे कि निजी संपत्ति का सबसे ज़्यादा घोर विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना सही भी था, क्योंकि जो जिनके पास निजी संपत्ति थी वो अमीर होता जा रहा था और गरीब होता जा रहा था। अब यहाँ पर अगर आप समाजवादियों से के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं समाजवादी विचारधारा में तो वो हमारे मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स ने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है समाजवादी विचारधारा के लिए कि आज भी अगर हम समाजवादी विचारधारा पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में नाम आता है वो मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि मार्क्स की बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि उन्होंने अपने साथी फ्रेडरिक एंगल्स करके नाम है उसके साथ मिलकर लिखी थी, ठीक है, मार्क्स ने और उसने। लेकिन उसमें एग्जैक्ट तरीके से बताया गया था कि किस तरीके से क्रांति आनी चाहिए समाजवादी। और आप देखिए बहुत उग्र तरीके से मार्क्स जो थे बहुत उग्र तरीके से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस है मार्क्स का कि दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है, ठीक है। तो ये कोट है ना बहुत ज़्यादा टाइम आपका पूछा जाता है, तो ये किसका है? ये मार्क्स का है। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कॉरपोरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचारों में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन। अब रॉबर्ट ओवन से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि न्यू हार्मोनी की स्थापना किसने करी, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है कि रॉबर्ट ओवन द्वारा किस संस्था या कह लीजिए किस समुदाय की रचना का प्रयास किया गया। तो न्यू हार्मोनी अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्टली रॉबर्ट ओवन इसमें टिक करेंगे, ठीक है। के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। अब ये लोग क्या चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से इस तरीके के कदम उठाए ताकि लोग इनिशिएटिव ले सके, ठीक है। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक, अब यहाँ पर लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कॉरपोरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लिया करते थे। अब ये जो कॉरपोरेटिव जो लोग थे ये लोग क्या करते थे
कि आपने जितनी मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके की स्कीम थी इनकी। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स देखिए और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, ये दोनों जो थे ना, ये एक तरीके से समाजवाद अगर कहीं पर भी आ जाता है तो वहाँ कार्ल मार्क्स तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप गांधीवाद की बात करते हैं ना, तो समाजवाद में भी आपको हमेशा कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको वो कोट बताया, कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा। और थोड़ा सा है ना, मैं इनकी जितने भी विचारधारा आती हैं, जैसे कार्ल मार्क्स है, ये इन सब की जो बुक्स है ना, इन पे ज़रूर निगाह मारिएगा, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आता है आपकी। ठीक है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीवादी इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूर की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी व निजी संपत्तियों पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। अब यहीं पर ये जो बात बोल रहे हैं ना, यहीं पर इन्होंने ये कोट पुट किया था कि जितने भी दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। ठीक है, मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज का यानी साम्यवादी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है साम्यवादी किस तरीके से, साम्यवादी मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अत्यंत मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज की भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों से समय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। अब क्या नाम था इसका? समाजवादियों ने क्या किया था? द्वितीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर से जो चीज़ें जो स्थितियाँ थीं वो कैसे ख़राब हो रही थी ये देखिए। इंग्लैंड जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कथा कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। अब लोग जागरूक तो हो ही रहे थे। ठीक है, आप लोगों ने खुद के संगठन बनाने की शुरुआत कर दी थी। अब यहाँ पर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगठन बनाने की, मजदूरों के संगठन बनाने की शुरुआत कब से यूरोप में कब से हुई थी? तो 1870 के दशक में। ठीक है, संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें अलग ही लेवल पे हो रही थी कि ना सिर्फ संगठन बनाए जा रहे थे बल्कि संगठन के साथ साथ लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए कोष, एक तरीके के बैंक की व्यवस्था स्थापित करी थी कि ताकि अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो उसे संकट से निकाला जा सके। काम के घंटों में कमी मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर मताधिकार की जो आवाज़ थी वो उठाना शुरू कर दिया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी की स्थापना कर दी थी। अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसी में से ही जो समाजवादियों ने, ट्रेड यूनियन के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने भी अपनी एक पार्टी की स्थापना कर दी थी और उस पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी। ठीक है, फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी ही पार्टी की गठन किया गया था, लेकिन 1914 तक
यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अभी देखिए इन्होंने पार्टी तो बना ली थी, लेकिन 1914 तक ये लोग कहीं भी कामयाब नहीं हो पाए थे। ठीक है, लेकिन कामयाब कब होंगे, जब हम रूसी क्रांति पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं आपको इस चीज़ का बात। संसदीय राजनीति में उसके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकार में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल का ही दबदबा रहा। अब यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था जो थी वो अपने आप में कितना विकराल रूप ले चुकी थी। ठीक है, अब ये लोग अपने लिए संगठन स्थापित कर रहे थे, अपने लिए चुनावों में खड़े हो रहे थे, जबकि पहले इन लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था। लेकिन तो यहाँ पर अब हम जो शुरू करेंगे ना वो सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, और लंबी वीडियो होने के बाद आप लोग समझ ही सकते हो मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि मुझे गले में काफ़ी दर्द होने लगा है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे कितनी बार रीटेक लेना पड़ा है वो मैं ही जानती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे रूसी क्रांति से, और होप सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे एफर्ट्स जितने भी मैं डाल रही हूँ ना उन्हें थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाह रही। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति पढ़ेंगे, और रूसी क्रांति में मैं आपको सारी चीज़ें, देखिए मैंने सब कुछ मैंने अंडरलाइन सब कर रखा है, लेकिन क्या है ना सिचुएशन ऐसी हो रही है कि गले से बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।